Namaste students. Chapter number 3 of class 10 economics, money and credit. Do you think that money has been the medium of exchange from the very beginning? No. Money was not there from the beginning. Historically अगर आप देखें तो money जो है, use of money आप देखिए spans a very large part of our life. But money was not there from the very beginning. It came slowly and gradually. Transactions, मनी ना होने से पहले ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे होते थी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड आप लोगों ने भी 6th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द बार्टर सिस्टम, दैट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. बोथ पार्टीज, आप देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था. बार्टर सिस्टम में जो आपने एग्जांपल्स पढ़े हैं वो एग्जांपल्स बहुत सिंपल थे, दैट एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड राइस. But my dear children, that exchange of wheat and rice are not enough in the barter system. Economy में केवल exchange of wheat and rice ही नहीं होते. There are many other things and the economy is very complex, is very complicated. So double coincidence of want, it is very important. आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. That what do you mean by double coincidence of want? When both the parties they have to agree to sell and buy each other's commodities. जब दोनों ही पार्टी एग्री करते हैं कि वो सेल करेंगे और बाय करेंगे each other's commodity, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. व्हाट अ पर्सन, मतलब डबल कोइंसिडेंस मतलब डबल मतलब दो लोग उनकी बॉन्ड्स कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं. This is called double coincidence of want. What a person desires to sell is what the other wishes to buy. मतलब एक इंसान जो बेचना चाहता है, क्या वो exactly same उसको मिल गया जो दूसरा खरीदना चाहता है. In a barter system, goods are directly exchanged without the use of money. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसका बहुत एसेंशियल फीचर है. आप देखिए राइस एंड व्हीट आर नॉट देयर ओनली इन इकोनॉमी, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. शूज हैं, कहीं कोई मशीन है, लाइक दैट. इन कॉन्ट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी जहाँ पे मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग, मनी क्या होता है, इंटरमीडिएट है, इन बिटवीन है मनी, एक मीडिएटर का काम करता है मनी. इट इज नो लॉन्गर एसेंशियल फॉर द शू मैन्युफैक्चरर कि वो फार्मर को देखे जो उसके शूज खरीद ले. एट द सेम टाइम सेल हिम व्हीट, सो ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज. अपने शूज के लिए उसको एक बायर खरीदने की जरूरत है. वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, मतलब मनी जो है वो इंटरमीडिएट है एक्सचेंज प्रोसेस में, तो इसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि बीच में आ रहा है ना, मनी मीडिएट कर रहा है, इसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मेटेलिक कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, अ फेज व्हिच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. आप देखिए, आपने अगर आपको याद हो, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था अबाउट किंग्स जो ब्रॉन्ज कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते थे, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड. तो ये आज आप इनको एक्सचेंज में नहीं यूज कर सकते. आपके पास जो पुरानी करेंसी है 500 की, 1000 की, वो भी नहीं चलती. मतलब पेपर नोट है लेकिन पुरानी करेंसी है, वो भी नहीं चलती है. आप गोल्ड या सिल्वर का कॉइन लेकर जाएंगे तो मार्केट में कोई आपको कुछ देगा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको एक्सचेंज करके कैश लेकर आना पड़ेगा. तो करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी व्यू करेंसी लाइक पेपर नोट्स, कॉइन्स. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency प्रीशियस मेटल की नहीं होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर नहीं. एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज, ना वो रोज के यूज की होती है. मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी, अगर आपको बताओ तो बहुत सारे मैसेजेस जो है सोशल मीडिया पे
मतलब मिमिक्रीज वगैरह बनी थी, बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आ रहे थे सोशल मीडिया पे। और वो मैसेजेस क्या थे? वो मैसेजेस थे कि लोग पुराने जो नोट हैं उसमें मूंगफली भर के खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एंड रियलिटी है आपके घर में अगर ओल्ड करेंसी है तो आप उसको पेपर नैपकिन की तरह भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट इन यूज। तो मॉडर्न करेंसी अपने आप में वो यूज की नहीं है, बट इवन देन क्यों वो एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है? व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो पुरानी करेंसी थी वो बिल्कुल, उसके रीजंस वो आपने पढ़े होंगे, पता होगा आप लोगों को। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट आप देखिए मॉडर्न करेंसी अपने आप में किसी यूज की नहीं है। इट केम इनटू यूज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इशू किया, ऑथोराइज किया, तभी वो यूज में आई एज पर इंडियन लॉ। नो अदर, आप देखिए एज पर इंडियन लॉ नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता करेंसी के इशू करने को। लॉ केवल आरबीआई को ही अलाउ करती है कि वो करेंसी को इशू करे। नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट इन रूपी। रूपी कैन नॉट बी रिफ्यूज इन इंडिया। जो करेंसी इंडिया में है या जो करेंसी किसी भी कंट्री में है उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता लेने के लिए, और कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको देने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक, एक हिस्ट्री के में आपने पढ़े होंगे, उनके रूलर थे वो। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हर किसी को अलाउ कर दिया था कि वो करेंसी को मिंट कर ले घर में। इससे आउटफ्लो ऑफ करेंसी हो गया था। अब जब आउटफ्लो हो गया था करेंसी का, तो आउटफ्लो ऑफ करेंसी इज नॉट गुड, और करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। जर्मनी, 9th क्लास में आपने पढ़ा जर्मनी का चैप्टर। जर्मनी में क्या हुआ था? जर्मनी में जो करेंसी है उसका बिल्कुल, करेंसी जो है वो उनकी एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए कार्ट फुल ऑफ नोट्स वो लेकर जाते थे। तो ये करेंसी जो है जर्मनी की, इट इज, जर्मनी में भी जो हुआ था वो ओवर। तो हर एक किसी को भी राइट नहीं है कि वो करेंसी को यूज करे या इशू करे। ओनली आरबीआई हैज गॉट द राइट। आई होप स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, एंड लेटर ऑन मैं अपनी रिवीजन वीडियोस भी डालूंगी आपको। तो ये है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी एंड ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Now I am coming to the next topic, deposit with the bank. The other form in which people hold money is deposit. आप देखिए आपके घर में भी आपके पेरेंट्स जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, घर में नहीं रखते पैसे। बिकॉज घर में पैसे रखने जितने रिक्वायर्ड है उतने रखें, बाकी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। पीपल नीड टू ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। जिनको सैलरी मिलती है वर्कर्स को एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ में, एक्स्ट्रा कैश का वो लोग क्या करते हैं? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट इन देयर नेम। बैंक अकाउंट खोल के बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं वो डिपॉजिट को, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखिए बैंक का, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सेविंग बैंक में, सेविंग में तो वो 2 पॉइंट समथिंग परसेंट है ऑन एन एवरेज, मैं बता रही हूँ। तो बैंक जो है वो ये इंटरेस्ट पे करती है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और वो अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के रूप में अर्न करते हैं। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी। जब भी उनका मन करे, वो अपना मनी है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। सिंस जो डिपॉजिट उन्होंने कराए हैं बैंक में कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, इनको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। आई एम जस्ट समराइजिंग इट। पीपल अपने डे टू डे यूज के लिए कैश रखते हैं, एंड अदरवाइज वो अपना मनी जो है वो आज मेरे ख्याल से 90% लोगों के बैंक अकाउंट है, वेदर रिच और पुअर। बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट पे वो कुछ इंटरेस्ट जो है वो देते हैं। पीपल दे कैन विड्रॉ मनी, विड्रॉल फॉर्म से या ऑनलाइन वो विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। और वो विड्रॉ जब करते हैं वो मनी, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब उन्हें जरूरत हो ऑन डिमांड।
That is why they are called demand deposit, and I hope you must have understood it. Now, demand deposit, they offer another interesting facility. It is this facility which जो उसको एक मनी का बहुत important feature देती है. आपने सुना होगा पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक, मतलब पेमेंट कई बार चेक से दी जाती है कैश की जगह. फॉर पेमेंट थ्रू चेक, पेयर का है हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक बनाते हैं. आपकी फीस भी आपने देखा होगा कई बार चेक से जाती है. चेक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक कि वो स्पेसिफिक अमाउंट उस पर्सन के अकाउंट से पे कर दे जिनका नाम चेक में है. तो आप देखिए जैसे ये आपके घर में भी चेकबुक होगी, उसमें देखिएगा जब आपके पेरेंट्स कोई चेक काटते हैं, ये आप देखिए चेकबुक का एक कॉपी है, ये डेट है, पे टू द पर्सन जिनको ये पे किया जा रहा है, ये अमाउंट है, और ये अमाउंट वर्ड्स में है, और इधर अमाउंट जैसे आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, और इधर जो है ये अमाउंट ये फिगर्स में है. और ये देखिए दिस इज अकाउंट नंबर, और ये अकाउंट नंबर है, और इधर सिग्नेचर, और ये चेक नंबर होता है. ये कोड होता है जो बैंक यूज करते हैं. ये कोड यूज करने का पर्पस क्या है? नाउ इट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज सिस्टम. आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. स्टेट बैंक की आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, और इंटरनेशनली भी. अगर इंटरनेशनल ब्रांच है तो आप आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, आप कहीं भी जा सकते हैं इंटरनेशनली. तो ये चेक नंबर कोडिंग ये बैंक यूज करता है. कोडिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. तो अभी हमने देखा डिमांड डिपॉजिट एक और एसेंशियल फीचर मनी का वो यूज करते हैं. फैसिलिटी ऑफ चेक, आप देखिए अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, आपका अकाउंट है, आपने किसी को पेमेंट करनी, यू कैन गिव द पेमेंट थ्रू चेक. हालांकि चेक से पेमेंट करने पर आपको कोई भी चीज अगर आपने खरीदी और चेक से पेमेंट करी है वो इमीडिएटली नहीं देंगे, बिकॉज चेक जो है वो कई बार बाउंस हो जाता है. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. आप देखिए for the bank there would be no demand deposit and no payment by check against these deposit. Modern forms of money, currency, deposits are closely linked. आप देखिए currency and deposit ये सब बहुत closely linked है. Now I am coming to a very important topic and loan activities of bank. देखिए लोन बैंक कैसे देते हैं. आप देखिए इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा दूं, उसके बाद ये मैंने एग्जांपल लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ. आप देखिए लोन एक्टिविटीज, बैंक की कहानी को हम आगे ले जा रहे हैं. बैंक्स स्मॉल पोर्शन अपना डिपॉजिट्स का रखते हैं एज कैश. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज 15% अपना जितना भी डेली का उनका ट्रांजेक्शन होता है उसका 15% वो अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है वो लोन के रूप में लोगों को दे देते हैं. दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर. 15%, आप देखिए बैंक की ट्रांजेक्शन ना हजारों में होती है डेली ना लाखों में, इट गोज इन टू करोड़ एंड मोर देन दैट ऑल्सो. डिपेंड करता है बैंक की ब्रांच कहाँ पे है. तो बैंक्स की जो है पेमेंट वो डेली की पेमेंट का 15% ऑफ देयर डिपॉजिट दे कीप एज कैश, एंड प्रोविजन की भी वो मनी जो है वो पे करा जा सके. सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ द डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ, बैंक जो है वो अपने कैश से काम चला लेता है. तो ये एक बात हो गई दैट एबल टू मैनेज विद द कैश. तो अब देखिए ये हाउ डू बैंक अर्न इनकम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बैंक्स यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन. आप देखिए बैंक के कई बार आप देखते हैं ना मैसेजेस भी आते हैं, आपके पेरेंट्स को कई बार मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि आप लोन ले लीजिए. लोन वो देते हैं, चैरिटेबल नहीं काम करते, बट लोन पे वो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा चार्ज करते हैं. देयर इज अ ह्यूज डिमांड. आप देखिए लोन की जरूरत तो रहती है, एजुकेशन लोन की, होम लोन की, पर्सनल लोन की, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के लोन, एंड ऑटोमोबाइल लोन. We shall read more about this in the following section. Banks make use of the deposits to meet the loan requirement. बैंक मीडिएटर हैं between those जिनके पास surplus money है and depositors who and those who are in need of these funds, borrower. बैंक्स जो हैं वो लोन जब देते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ये देखिए
आपने बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे, ऑन एन एफडी आपको ऑन एन एवरेज 6% इंटरेस्ट मिला। आपने बैंक से लोन लिया, वो आपको ऑन एन एवरेज में बात कर रही हूँ 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। आपके डिपॉजिट्स पे, वो भी एफडी पे, वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं 6%। वैसे आपका ऑर्डिनरी अकाउंट है बैंक पे, सेविंग अकाउंट, तो उस पे 2% है। अगर आपने कोई अपनी एफडीज कराई है तो उस पे उनका वो इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको 6%। पर लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज कितना कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 12%। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट चार्ज करा है उन्होंने, ये जो इंटरेस्ट है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी 6%, दिस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। ये जो 6% जो अमाउंट है, आप देखिए स्टूडेंट्स, दिस ये जो 6% अमाउंट है, ये बैंक की अर्निंग है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, दिस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक, कि ये जो है ये बैंक की अर्निंग है। दिस 6%, ये 6% जो है, दिस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज दिस 6%। 6% को आप समझ लीजिए, दिस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक, अर्निंग ऑफ द बैंक। एंड इन दिस वे बैंक्स दे अर्न, मतलब बैंक देखिए कोई ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, बैंक्स की ये अर्निंग है। तो ये इन दिस वे बैंक जो है ये अपनी इनकम अर्न करते हैं। द डिफरेंस जो है वो बैंक्स की अपनी अर्निंग हो जाती है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कि बैंक्स की, ये तो हो गई बैंक्स की अर्निंग के बारे में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू फर्दर। और वो आपको व्हाट डू यू, ये देखिए ये पिक्चर ये है दैट what will happen, what do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? बैंक की मेन ब्रांच होती है, वो वहां से अगर उनको कैश शॉर्ट होता है तो वो वहां से पैसा ले आते हैं। ये देखिए ये पिक्चर से भी एक्सप्लेन किया, डिपॉजिटर्स, पीपल मेक डिपॉजिट्स विद द बैंक और पीपल टेक विड्रॉल्स। जो उन्होंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है वो विड्रॉ करते हैं। पीपल टेक लोन, और वो इंटरेस्ट के साथ लोन पे करते हैं, और ये जो लोन जो है, डिफरेंस जो है, दिस इज द इनकम ऑफ द बैंक। नाउ अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे क्रेडिट सिचुएशन दो डिफरेंट है। Credit refers to an agreement in which the lender supplies a borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. क्रेडिट क्या रेफर करता है, वो एग्रीमेंट जिसमें जो देने वाला है बोरोअर को वो मनी दे रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज की फ्यूचर पेमेंट में, कि हाँ भाई मैं आपको फ्यूचर में आगे जाके पेमेंट कर दूंगा। फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट अ शू मैन्युफैक्चरर, जिसको 3000 शूज का ऑर्डर मिला है सलीम को। एंड सलीम जो है वो लोन लेता है, कैसे, कुछ तो वो एडवांस पेमेंट दे ले लेता है जिसने उसको ऑर्डर दिया है, और कुछ जो वो लोन है वो लेता है इन द वे ऑफ फ्रॉम बैंक ओनली, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। क्रेडिट हेल्प्स हिम, फर्स्ट सिचुएशन में वो जो उसने क्रेडिट लिया है, इट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस लगे हैं उसको मीट करने के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। एंड क्रेडिट इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। इधर क्रेडिट जो रोल प्ले कर रहा है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है फर्स्ट में, बिकॉज सलीम हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, एडवांस पेमेंट के साथ उसने लोन लिया है बैंक से। इधर स्वप्ना है, शी इज अ फार्मर, वेरी स्मॉल फार्मर, शी हैड टू टेक मनी, लोन लेना था, एंड शी टुक द लोन फ्रॉम मनी लेंडर। लेकिन मनी लेंडर से लोन लेने के कारण वो एक डेप्ट ट्रैप में फंस गई। डेप्ट ट्रैप मीन्स एक कर्ज के घेरे में, एंड अल्टीमेटली उसको अपना कर्ज वापस करने के लिए अपनी जमीन का एक पार्ट बेचना पड़ा। So second situation, we can say that it is the negative situation. Credit in this situation, borrower को बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया बोरोवर के लिए। सेकंड सिचुएशन नेगेटिव है, व्हाई, बिकॉज इसमें बोरोवर जो है उसको फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसको इनफॉर्मल से लोन लेने में नुकसान हो गया। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज द अर्निंग, एंड देयरफॉर एक पर्सन जो है वो बेटर सिचुएशन में है। वाइल इन द अनदर सिचुएशन जो कि नेगेटिव सिचुएशन है, क्रेडिट जो है
वो लिया, लेकिन क्रेडिट लेने से उसको सपोर्ट नहीं मिला और लॉस हो गया उसको, और उसको जमीन का एक उसका अपना पार्ट बेचना पड़ा। तो ये दो क्रेडिट सिचुएशन है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। आप कोई भी एग्जांपल देखिए एग्जाम में, अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा, कोई भी एग्जांपल देखिए आप समझा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आप देखिए व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कोलेट्रल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब जब भी कोई क्रेडिट लेता है तो उसके टर्म्स डिसाइड होते हैं। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना। गांव में लोगों के पास गिरवी रखने को बहुत कम होता है, इसीलिए वो बैंक नहीं आते। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स, और बोरोअर के पास क्या है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग, व्हीकल, या लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स, देन डिपॉजिट्स, और वो गारंटी की तरह यूज करता है टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। मतलब वो लोन जो जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी के पेपर्स होते हैं। इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन, लेंडर हैज द राइट कि वो उसके एसेट्स वगैरह सेल कर सके एंड बोरोइंग यूज कर सके। अब देखिए ये इधर हाउसिंग लोन का है सारा, ये आप सेल्फ स्टडी करिएगा इसको। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप देखिए इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इन सबको मिला के कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये दोनों शॉर्ट नोट्स में आते हैं स्टूडेंट 3 मार्क्स में। ये आपका व्हाट इज कोलेट्रल विद एग्जांपल दीजिएगा इसमें, एंड व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट नोट में आते हैं ये। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करते हैं substantially from one credit arrangement to another credit arrangement. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. उनका नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। सो अब आगे चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे चैप्टर में ले जाऊंगी अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंड ऑफ ये क्रेडिट सिचुएशंस वगैरह में। बट आप कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, एंड डू प्लीज लाइक शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब इट। Namaste students, and then I will continue the with the same chapter in the next lecture.